समाज व्यक्ति के जीवन का आधार है। व्यक्ति के समुचित विकास के लिए समाज और सामाजिक जीवन नितांत आवश्यक है। विद्वानों ने सामाजिक विलगता विलगता का अर्थ होता है आइसोलेशन को एक अभिशाप माना है। यह सत्य भी है क्योंकि समाज के बिना और समाज के बाहर व्यक्ति के सामान्य विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी व्यक्ति अगर समाज से अलग रहता है तो उसका जीवन दुर्भर हो जाता है, क्योंकि समाज के अंदर हम मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं। समाज बालक के समाजीकरण को कई प्रकार से प्रभावित करता है। सामाजिक कारकों साधनों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति बालक के समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। समाज का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा, सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं, प्रथाएं, शैक्षिक सुविधाएं और शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, उनकी व्यवस्था तथा कार्यक्रम, जातीय प्रथाएं, जाति वर्ग और धर्म, सामाजिक समूह, सामाजिक केंद्र, मनोरंजन के साधन, बालकों की समाज की क्रियाओं और परंपराओं में सहभागिता तथा स्वतंत्रता, जातीय पूर्व धारणाएं, संस्कृति, कला, भाषा, साहित्य और इतिहास आदि। ये सब हमारे समाज के एक ऐसी संस्थाएं हैं जो विद्यार्थियों के ऊपर, बालकों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो एक रेड बटन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालकों के समाजीकरण में इन कारकों में से कुछ कारक ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पे विवरण कर रहे हैं, जिनका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले पास पड़ोस, नेबरहुड। परिवार के बाद बालक के विकास में सामाजिक वातावरण के रूप में सर्वप्रथम स्थान पास पड़ोस का है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद जब थोड़ा बहुत चलने फिरने लगता है तो वो सबसे पहले संपर्क में आता है पास पड़ोस के, और जो पास पड़ोस होता है उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। 3 वर्ष की आयु में बालक घर के अंदर रहकर खेलना पसंद नहीं करता, वह घर से बाहर खेलने की वरीयता रखता है। पास पड़ोस के बालक उसके प्रथम साथी बनते हैं। अपने घर से बाहर जिनके साथ वह खेलता है सामाजिक अंतःक्रिया आरंभ कर देता है। बालकों के सहयोगी खेल, कोऑपरेटिव प्ले का प्रारंभ भी पास पड़ोस में ही होता है। बालक खेल सामग्री, खिलौनों का लेन देन करना सीखता है, खेल के नियम बनाते हैं, चाहे वे नियम अस्थायी हों लेकिन बालक उनका पालन करता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग की भावना की पृष्ठभूमि बड़े होने पर सामाजिक नियमों का पालन करने की उन्मुखता का आधार भी पास पड़ोस ही होता है। बालक 5 वर्ष की आयु से पहले ही वांछनीय सामाजिक गुणों को सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जब वे अपने पड़ोसी साथियों को खेल में चोट लगने पर चुप कराना, जैसे मान लो बच्चे खेल रहे हैं तो उसके किसी बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो दूसरे साथी उसको चुप कराना, कैंडी देना, खिलौने देना, सांत्वना देना और उसके बाद जाके परिवार को बताना। बालक पास पड़ोस के बड़े वयस्क जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनसे भी समाज और संस्कृति के संबंध में अनेक बातें सीखते हैं। बालक पास पड़ोस के लोगों से शिष्टाचार के नियम, भाषा का प्रयोग और धार्मिक अभिवृत्तियां सीखते हैं। पास पड़ोस में रहने वाले लोगों का शैक्षणिक और व्यावसायिक स्तर बालक के समाजीकरण को भी प्रभावित करता है। जब पड़ोसी शिक्षित होते हैं तो माता पिता की अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ती है। यानी अगर पड़ोसी शिक्षित हैं तो माता पिता, उनके जो पड़ोसी हैं, उनको देख के अपने बच्चों की रुचि भी पढ़ाई में बनाते हैं। वे उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनकी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। जब शिक्षित पास पड़ोस के व्यक्तियों के आचरण के ढंग भी सभ्य होते हैं, ऐसे बालकों में उस वातावरण का प्रभाव वांछनीय गुणों से पड़ता है और बालक के अंदर वो गुण आते हैं। पास पड़ोस के व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों में पारिवारिक वातावरण, व्यवहार के प्रतिमान भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी मान्यताएं, अभिवृत्तियां कई बार बालकों में व्यवहार संबंधी विचलन का कारण बनती हैं। पड़ोसी बड़े बूढ़े व्यक्ति बालकों के लिए प्रतिरूप या मॉडल के रूप में होते हैं। देखिए, आज हम अपना मॉडल किसको मानते हैं, अपना आदर्श किसको मानते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई अच्छा लगता है तो हम उसको अपना आदर्श मान लेते हैं, जिसका विद्यार्थियों के ऊपर, बालकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पड़ोस में एक विशेष जाति, वर्ग, धर्म के लोग अगर अधिकतर रहते हैं, मान लो जैसे आपके पड़ोस में किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष से ज़्यादातर लोग रहते हैं, मोहल्ला पूरा का पूरा उसी जाति से है, तो उसका जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर विषम जाति के लोग रहते हैं, विषम धर्म के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों के लोग आपके आस पड़ोस में रहते हैं, तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। यही कारण है लोग घर बनाते समय सबसे पहले यही देखते हैं, भाई हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, तो सबसे पहले यही देखा जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर फिर उसी का प्रभाव पड़ने वाला है। अब जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं और उनका आर्थिक ढांचा, उनका प्रभाव बालकों के ऊपर कैसा पड़ता है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक तथा जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। संसार के सभी देशों में एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो अपने अपने आदर्शों के अनुसार वैधानिक और कार्यकारिणी संबंधी भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। अपने कर्तव्यों के पालन के माध्यम से ये संस्थाएं जनता के चिंतन, व्यवहार और जीवन को प्रभावित करती हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपने देश के बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं। सामाजिक करण की जो प्रक्रिया है उसका अंग बनकर विशिष्ट आदर्श विकसित करती हैं। राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों की स्थापना का ध्येय केवल बालकों के संज्ञानात्मक विकास का कौशल करना ही नहीं होता, बल्कि उनमें एक विशिष्ट सोच उत्पन्न करना भी होता है। प्रत्येक देश में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कुछ लक्ष्य होते हैं और उनकी कार्यकारिणी में भी अंतर होते हैं। सत्ता में आते ही ये पार्टियां अपने लक्ष्यों के लिए मुखर हो जाती हैं और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने लगती हैं। औद्योगिक जगत का समर्थन करने वाली पार्टी के कार्यकलाप और उद्देश्य किसान मजदूरों का समर्थन करने वाली पार्टी से अलग होते हैं। यहाँ आप इस बात से समझ सकते हैं कि मान लो आपके सामने दो पार्टियां हैं, एक पार्टी तो उद्योगों से संबंधित है, यानी जो औद्योगिक जगत है उनके लोगों से संबंधित है, और दूसरी किसानों से संबंधित है। अगर मान लो किसान वाली जीत हो जाती है तो वो औद्योगिक वालों को परेशान करेगी, अगर औद्योगिक वाली पार्टी की जीत हो जाती है तो वो किसानों का समर्थन करने में हिचकिचाएगी। इससे राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक जो ढांचा होता है वो भी प्रभावित होता है। आर्थिक विसंगति हो सकती है, रोष हो सकता है, फिर द्वेष हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, निराशा हो सकती है। इन वर्गों के बालकों के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कम्युनिस्ट देशों के विधि विधान दूसरे देशों से भिन्न होते हैं। जैसे रूस में मार्केंको द्वारा दिए गए एक नारे को साकार रूप में देने का प्रयत्न किया जाता है, इन द कलेक्टिव, बाय द कलेक्टिव, फॉर द कलेक्टिव। वहाँ के बच्चों के समाजीकरण में इस नारे को अपनाया जाता है। यह भावना रूस के सैद्धांतिक आदर्शों और बालकों की पालन पोषण की रीतियों में पुल का काम करती है, सेतु का काम करता है। बड़े होकर बच्चे इस नारे की भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं, उपयोग करते हैं। अमेरिका में इस सामूहिकता की भावना के विपरीत व्यक्तिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के आदर्श पर जोर दिया जाता है। बालकों के सामाजिकरण में रूस में सामूहिक नियंत्रण के महत्व को स्वीकार किया जाता है। अमेरिका में पालन पोषण की रीतियों में व्यक्तिगत स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर बल दिया जाता है। इससे बालकों का चिंतन, जीवन शैली, व्यक्तित्व के शील गुण प्रभावित होते हैं। ब्रेनर 1972 ने इस संदर्भ में कई अध्ययन किए हैं। एक राष्ट्र की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अपने कुछ सिद्धांत, आदर्श होते हैं। सत्ता में आते ही ये पार्टियां अपने सिद्धांतों, आदर्शों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देती है। देश के बालकों में अपने वांछनीय आदर्शों को विकसित करने का प्रयत्न करती है। लेकिन राष्ट्र का आकार, उसके नागरिकों के जातीय बंधन, धर्म जैसे कारक राजनीतिक संस्थाओं के आदर्शों, कार्यक्रमों और समाजीकरण के मध्य में संबंध को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई जो धर्म और धार्मिक संस्थाएं हैं उसका बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। धर्म व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। यह प्रत्यय संसार की सर्वोपरि अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की भावना से जुड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से नेक और पवित्र जीवन यापन का मार्ग मिलता है। धार्मिक आस्था को बालक परिवार से ग्रहण करता है। जब वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी निभाते हैं तो बालक पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक धर्म
सामाजिक मानकों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। भारत में अनेक धर्म हैं, उनके अपने अपने सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले बालक का समाजीकरण उस बालक के समाजीकरण से भिन्न होता है जो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है। धार्मिक रीतियाँ, विश्वास बालक के लालन पालन और विकास को प्रभावित करते हैं। धार्मिक मान्यताएं बालक के चिंतन, संज्ञान और सामाजिक विकास को बहुत प्रभावित करती हैं। ये मान्यताएं सामाजिक अंतःक्रियाओं, पूर्वाग्रह और सामाजिक अभिवृत्तियों पर प्रकाश डालती हैं। बालकों पर धार्मिक भावनाओं का प्रभाव उपदेश, प्रशिक्षण, निर्देशों द्वारा पड़ता है। यानी जो धर्म है उसका प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता है। धार्मिक मानक व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं, चिंतन को प्रभावित करते हैं। भारत में कर्म को धर्म का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलती है, इसलिए हिंदू धर्म में कर्म पर जोर दिया जाता है। ऐसी धारणा प्रचलित है, यदि कर्म निस्वार्थ हो तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। व्यवहारिक जीवन में इसे परोपकार, तदोन्नति कहा जा सकता है, जो अच्छे समाजीकरण का एक विशिष्ट गुण समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाकर दंड का भय दिखाकर बालकों को नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे मान लो बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो घर वाले क्या बोल देते हैं, तेरे को इस चीज़ का पाप लगेगा। पाप का मतलब क्या है भाई, वो उस चीज़ में ना जाए। धर्म को नैतिकता का आधार बनाया जाता है, जैसे लोक परलोक संवारना, अच्छे काम करो, बुरे काम से नरक में स्थान मिलेगा इत्यादि, मतलब ऐसी बातें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। यह भी सच है कि धर्म और धार्मिक संस्थाएं अधिकतर जातिवाद, रूढ़िवाद, भाग्यवाद, धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरवाद आदि को बढ़ावा देती हैं, जिनके कारण बालकों के विकास पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। जबकि सभी धर्मों का आधारभूत संदेश ईमानदारी, सहनशीलता, उदारता, परोपकार, शांति, मैत्रीभाव और भ्रातृत्व भावना का विकास करना है। उसके बाद हमारे जो कास्ट होती हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्ग और जातियां समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। एक समाज में कई जातियों के व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक जाति की अपनी प्रथाएं, अपनी परंपराएं होती हैं। इन प्रथाओं और परंपराओं का बालकों के समाजीकरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश में जाति को बहुत महत्व दिया जाता है। सामाजिक जीवन की कार्यप्रणाली को सुविधापूर्वक चलाने के लिए बनाए गए समूह पर समय पाकर कट्टर जातियों में बदल गए। यानी पहले समूह बनते हैं और फिर वो कट्टर जातियों में बदल जाते हैं। कुछ एक जातियों के लोग स्वयं को दूसरों से अधिक सम्मानित और महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। विशेष जाति में जन्मित बालक का समाजीकरण उसी जाति द्वारा प्रभावित होने लगा। आज भी क्षत्रिय परिवार में जन्मा बच्चा स्वयं को उच्च और दूसरों से भिन्न मानता है। ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, हरिजन परिवारों में जन्मित बच्चों का समाजीकरण भिन्न प्रकार से होता है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय, उनके व्यवहार के तौर तरीके आप देखने को उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। यह भी सच है कि आधुनिक समय में ये अंतर कम हो रहे हैं। जाति की तरह वर्ग भी समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में जाति का स्थान वर्ग ने ले लिया है। किसी भी समाज में व्यक्तियों को मुख्य 3 वर्गों में बांटा जाता है: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। समाज में व्यक्ति परिवारों का ऐसा वर्गीकरण प्राय व्यवसाय, शिक्षा, आर्थिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संपन्नता आदि पर आधारित होता है। वर्गीकरण बालकों के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ये वर्ग अपनी विशेष मान्यताएं, आदर्श और मूल्य रखते हैं जो दूसरे वर्ग के लोगों से भिन्न होते हैं। यही कारण है कि इन वर्गों में बच्चों के पालन पोषण की रीतियां, अनुशासन के प्रतिमान और खान पान, रहन सहन के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, उच्च वर्ग के बालकों का खान पान, रहन सहन, मनोरंजन क्रियाएं, अनुशासन प्रतिमानों संबंधी अधिक स्वतंत्रता होती है। इसी कारण से इस वर्ग के बच्चों में सेल्फ डायरेक्शन, स्वच्छंदता, आत्मविश्वास आदि गुण विकसित हो जाते हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक आज्ञाकारी और अनुशासित होते हैं। मैकोबी और गिब्स के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि मध्यम वर्ग के माता पिता अपने बच्चों से शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखते हैं तथा ऐसा करने के लिए वो बालकों पर दबाव भी डालते हैं।
कोहन बताते हैं कि कामकाजी परिवार रूढ़िगत रीति जो होती हैं जो उनको अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे बच्चों को माता पिता जैसे मूल्य और प्रतिमान ग्रहण करने पर बल देते हैं। मध्यम वर्गीय माता पिता परिवर्तन के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अपने बच्चों के प्रति उनका व्यवहार घनात्मक होता है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के जो मूल्य हैं उनको अपनाएं और व्यवहार में स्वनिर्देशित बने। निम्न वर्गीय माता पिता बच्चों के प्रति अधिक कठोर अनुशासन के साधन अपनाते हैं। बच्चों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन्हें शीघ्र काम करने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इन बच्चों का बचपन अपेक्षाकृत छोटा होता है। मिलर और स्वानसन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के उच्च व्यवसायी व्यक्ति अपने बच्चों को स्वनिर्भर, आत्मविश्वासी, पहले करने वाले तथा प्रतिबलों और जोखिमों को उठाने वाले व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में वे अपने बच्चों को वातावरण के प्रतिघात सहन योग्य बनाना चाहते हैं ताकि वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बन सके। इसके विपरीत उच्च नौकरशाही माता पिता सत्तावादी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार के प्रति उनकी भावना अधिक परंपरावादी होती है। कोहलबर्ग के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि निम्न वर्ग के बच्चों की तुलना में मध्यम वर्ग के बालक नैतिक विकास में आगे होते हैं। उसके बाद जो संस्कृति होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, उसकी धरोहर होती है जो मूल्यों, मानकों, परंपराओं, विश्वासों, मान्यताओं को परिलक्षित करती है। बालक अपने समाज के मूल्य, विश्वास और मान्यताओं आदि को ग्रहण करते हैं, उनके साथ आत्मसात करते हैं तथा वयस्क होकर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज का अपना सांस्कृतिक इतिहास होता है। संस्कृति परिवार, विद्यालय, साथी समूह आदि के माध्यम से बालकों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। संस्कृति के प्रभाव के कारण ही भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की जीवन शैली, व्यवहार के प्रतिमान भिन्न प्रकार के होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उस समाज के व्यक्तियों में बेसिक व्यक्तित्व के विशिष्ट शील गुण विकसित हो जाते हैं जो दूसरे समाज के व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। थॉम्सन ने स्पष्ट किया कि पालन पोषण की रीतियां और शिशु प्रशिक्षण के कारण ही अमेरिकन संस्कृति में प्रतियोगिता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशीलता के गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। बेनेडिक्ट तथा गोरेर के अध्ययनों से पता चलता है कि जापानी लोग अनुष्ठानों, सफाई तथा कामकाज में व्यवस्था को विशेष महत्व देते हैं। ये गुण उस कठोर प्रशिक्षण का परिणाम होते हैं जो जापानी माताएं शैशवावस्था में बालकों को शौच आदि से निवृत्त होने की आदतें सिखाने में शीघ्रता और कठोरता का पालन करती हैं। कठोर जापानी बालकों में बाध्यताग्रस्तता मनोस्ताप का कारण भी बनती है। समुदाय में प्रचलित पालन पोषण की जो रीतियाँ होती है व्यक्तित्व के शील गुणों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। भारत में अनेक जनजातियों में माताएं बहुधा राह चलते अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे बालकों को भूख मिटाने के लिए अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। बच्चा स्तनपान से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता। माँ की यह अवहेलना बच्चे पर दीर्घकालीन प्रभाव डालती है। बहुधा इस प्रकार के बालक बड़े होकर अशांत, अति संवेदनशील, अविश्वासी और चिंता करने वाले स्वभाव के बन जाते हैं। कुछ जातियों में माताएं छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर मजदूरी करती हैं। इन बच्चों को हाथ पैर चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। लिंटन के अध्ययन के स्पष्ट करते हैं कि ऐसे बालकों की इच्छाओं का दमन उनके बड़े होने पर विद्रोही और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। किन्हीं दो संस्कृतियों में समानता और विषमता के गुण हो सकते हैं। प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। फिर भी कोई संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति की प्रतिलिपि नहीं हो सकती। मार्गरेट मीड न्यू गिनी के दो कबीलों का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि एरापेस के कबीले के जो लोग ऐसो संस्कृत, सहयोगी, शांतिप्रिय, दयालु और संतुष्ट जीवन शैली के व्यक्ति थे जिनमें सामूहिक प्रवृत्ति अधिक देखी गई है, जबकि मुंडगुमोर कबीले के लोग अधिक संवेदी, आक्रामक स्वभाव के, असहयोगी, ईर्ष्यालु, प्रतियोगी, निर्दयी तथा अपनी प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सचेत व्यक्ति पाए गए हैं। स्पष्ट है कि बचपन से ही बच्चों को अपने कबीलों की मान्यताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता रहा होगा, जिस कारण उनके व्यक्तित्व के शील गुणों में अंतर दृष्टिगोचर हुए हैं। भारतवर्ष की जनजातियों में भी ऐसे सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलते हैं। यह कथन प्रसिद्ध है कि नागा लोग मनुष्यों के शिकारी होते हैं, भील लड़ाके, आक्रमणकारी, संथाल संतुष्ट और शांतिप्रिय होते हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ कोई आलोचना करना नहीं बल्कि संस्कृति की भिन्नता के कारण व्यक्तित्व के शील गुणों में अंतर को स्पष्ट करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति में अंतर
उस समाज के व्यक्तियों के मौलिक व्यक्तित्व के शील गुणों में अंतर को निर्धारित करता है। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड और के लोग चीन और जापान के लोगों से, भारत के लोग पाकिस्तान तथा रूस के लोगों से भिन्न हैं। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इन अंतरों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी बालक के व्यक्तित्व पर संस्कृति का क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बालक अपनी संस्कृति के किन प्रतिमानों को उन्हें कितनी मात्रा में अपनाता है। बालक पर ये दोनों प्रभाव अलग अलग नहीं बल्कि मिले जुले रूप में पड़ते हैं। संक्षेप में अगर बात की जाए, बालक पर संस्कृति का प्रभाव निम्न ढंग से पड़ता है। जन्म लेते ही शिशु सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है। परिवार तथा परिवार का वातावरण, भौतिक अभौतिक वातावरण सभी मिलकर बालक के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। संस्कृति, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार के प्रतिमानों आदि को सीखने अपनाने को पुनर्बलित करती है। बालक अपने समुदाय के नियमों, मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों, आदर्शों तथा व्यवहार के अन्य प्रतिमानों को सीखता है। संस्कृति तथा समाज मान्य तौर तरीके, नियम, प्रतिमानों को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उचित व्यवहार सीखने पर बालकों को पुरस्कृत किया जाता है। अनुचित व्यवहार के लिए दंड का प्रावधान है। पुरस्कार और दंड दोनों का भिन्न भिन्न रूपों तथा भिन्न भिन्न मात्रा में उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष रूप में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि व्यक्ति तथा संस्कृति का संबंध दो तरफा होता है। संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करके एक समाज के लोगों को एक अलग अद्वितीय सामाजिक पहचान में बदल देती है। उसके बाद आ जाता है जनसंचार का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के साधन जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। देश समाज का कोई भी व्यक्ति इनसे अछूता नहीं रहा है। जनसंचार बालक के समाजीकरण को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके जीवन का उसका समाजीकरण में जनसंचार के साधनों का प्रभाव बढ़ता जाता है। किशोरावस्था में बालक फिल्मों, नाटकों के नायकों के साथ अपना तादात्म्यकरण कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानने लगते हैं। उनके हाव भाव, वार्तालाप, वेशभूषा, व्यवहार के प्रतिमानों का अनुकरण करने लगते हैं। कल्पना से ऊपर उठकर ये वास्तविक जीवन में उन जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। फिल्मी नायकों का अनुकरण करते हुए किशोर विजयी नायक तथा दुख भोग नायक जैसे व्यवहार, प्रतिमानों और व्यक्तित्व के शील गुणों को अपनाते हैं। आधुनिक समय में माता पिता, परिवार और परिवार विद्यालय का प्रभाव कम हो रहा है। बालकों पर जनसंचार के साधन, साथी समूह का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। जनसंचार के साधनों की अगर बात की जाए तो रेडियो, टीवी, फिल्म, समाचार पत्रों की अपेक्षा आज वीडियो, इंटरनेट, व्हाट्सएप की व्यापकता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई है। ये साधन अब अधिक प्रभावी हो गए हैं। इनके उपयोग दुरुपयोग दोनों ही हमारे सामने हैं। सारांश यह है कि इन माध्यमों के द्वारा दूसरों के विचारों, खान पान, रीति रिवाज का प्रभाव जाने अनजाने में बालकों के विकास पर पड़ रहा है। जनसंचार की व्यापकता के कारण विभिन्न समाज और राष्ट्र एक दूसरे के निकट आ गए हैं। विभिन्न समाज और संस्कृतियों के प्रभाव सार्वभौमिक से होते प्रतीत हो रहे हैं। इससे विभिन्न संस्कृतियों में सन्निकटता मतलब निकटता में वृद्धि हुई है। विभिन्न राष्ट्रों में अंतःक्रिया भी बढ़ गई है। यही कारण है कि बालकों के विकास से जुड़ी एक समाज की एजेंसी जाने अनजाने में ही दूसरे समाज के लालन पालन की रीतियाँ, उसके खान पान की वरीयता और तौर तरीके, पहनावे को बालक के समाजीकरण में अपना रही है और प्रभाव डाल रही है। उसके बाद सामाजिक समूह का प्रभाव क्या पड़ता है। सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन सबसे मान्य रूप में इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक जो परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है तथा साथी समूह प्राथमिक समूह को श्रेणी में आते हैं। और माध्यमिक इन्हें गौण अथवा द्वितीय स्तर के समूह भी कह सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल है, संचार साधन है, धार्मिक संस्थाएं, औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन तथा मनोरंजन के साधन सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से प्रमुख समूह का वर्णन इस अध्ययन में कर दिया गया है। शिक्षार्थी वहां से विवरण का लाभ उठा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो क्या आ सकते हैं। मानव जीवन में समाज के महत्व को स्पष्ट करें। समाज और संस्कृति में संबंध पर टिप्पणी लिखें। बालकों के समाजीकरण में वर्ग, जाति, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करें। जनसंचार के साधन बालकों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सामाजिक समूह से आपका क्या अभिप्राय है। बालक के विकास में प्राथमिक समूह के योगदान का वर्णन करें। वर्तमान काल में राजनीतिक संस्थाएं बालकों के विकास पर अत्यंत प्रभावी हो रही हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। बालक के विकास पर राजनीतिक तथा राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर
पूछे जा सकते हैं। भाई प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।